अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फास्ट फॉरवर्ड। ये वीडियो है टू वर्ड्स नामी एक कॉमेडी मूवी के बारे में। इस मूवी का मरकजी किरदार रामी एक बहुत ही सादा और अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। वो पुराने जमाने की कुछ पेंटिंग्स को ठीक करने का काम करता था। कुछ दिन से उसके साथ एक बहुत ही अजीब हरकत हो रही थी। वो जहाँ पर भी बैठता था वो जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता था। उसे ये भी लग रहा था कि शायद ये सिर्फ उसकी जहन की तख्लीक है। लेकिन एक दिन उसका स्टूडियो पानी से भर जाता है। वो जब अपनी पेंटिंग्स को पानी में डूबने से बचा रहा होता है, अचानक उसे पानी के अंदर से कोई ताकत खींच लेती है। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वो कहीं और अपने आप को पाता है। रामी बहुत हैरान होता है और वो उस झील के किनारे की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं। रामी वहां से भागने लगता है कि अचानक वो पानी में दोबारा चला जाता है और जब दोबारा वो पानी से बाहर आता है तो वो अपनी दुनिया में होता है। वो अपने आप को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ उसके जहन की तख्लीक है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो अपनी बीवी को वो इस बारे में बताता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी बात को नजरअंदाज करती है। कुछ टाइम तक बात करते रहने के बाद लूसियो रामे को बताती है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और रामे से तलाक चाहती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को उनके घर ले आती है और उसे रामे से मिलवाती है। रामे ये सब देखता है, उसे अपनी बेइज्जती तो महसूस होती है, लेकिन वो इस चीज को कबूल करता है। वो अपनी बीवी से वादा करता है कि वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा उसको तलाक देकर, और वो इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके रह सकती है। और इस मुकाम पर रामे इस दुनिया का बहुत ही बेचारा इंसान लगना शुरू हो जाता है। रामे की फैमिली उसके पास जाती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना खामोश तबीयत इंसान था कि उसकी फैमिली जल्द ही उसके दुख के बारे में भूल जाती है और आपस में बातें करने लगती है। रामे वहाँ बैठा बैठा बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, इसीलिए वो उठकर किचन में जाता है कॉफी लेने के लिए। वहीं किचन में उनकी फैमिली कैट खाना खा रही होती है। वो जैसे ही फ्रिज की तरफ उछलती है, टाइम रुक जाता है और वो वहीं जम जाती है। वो जैसे ही फ्रिज की तरफ उछलती है, टाइम रुक जाता है और वो वहीं जम जाती है। रामे ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। वो उस कैट को हिलाने जुलाने लगता है, अपनी फैमिली को बुलाता है ये देखने के लिए, और रामी दोबारा से जमीन में धंसना शुरू हो जाता है। वो सबको मदद के लिए बुलाता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और बदकिस्मती से उसे दूसरी दुनिया में खींच लिया जाता है। इसके बाद रामी अपने आप को एक जंगल में पाता है। वहाँ वो देखता है कि कुछ लोग किसी जानवर को काट रहे हैं। वो वहाँ उन लोगों के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उनकी जुबान समझ में नहीं आती। रामी को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो वहाँ से भागने लगता है। काफी दूर तक भागने के बाद वो एक अंधेरी गुफा में चला जाता है। उस गुफा में रामी मदद की तलाश करने लगता है कि तभी उसकी गर्दन पर कोई चीज काट जाती है और वो वापस बाहर भाग जाता है और अचानक ही वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और अपने घर में जा गिरता है। उन सबको किचन में किसी चीज के गिरने की आवाज आती है तो सब लोग किचन में आ जाते हैं। वो अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो सब उस पे गुस्सा करते हैं क्योंकि वो किचन को तोड़ देता है। थोड़ी देर बात करने के बाद रामी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। रामी को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। वो डॉक्टर को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। वो डॉक्टर भी बहुत हैरान होती है और उससे किसी साइकाइट्रिस्ट को मिलने की बात करती है। अगले दिन रामी जब अपने स्टूडियो जाता है, उस स्टूडियो का मालिक और बहुत सारे और लोग खड़े होते हैं जो रामी से उस तबाही का हिसाब किताब मांगते हैं, लेकिन तभी रामी दोबारा से जमीन में धंसना शुरू हो जाता है। दूसरी दुनिया में वो एक टोकरी के अंदर से निकलता है और देखता है कि वो एक बहुत गहरे कुएं के अंदर है। कबीले के लोग उसे जबरदस्ती एक फल खिला देते हैं और वो खाने के बाद उसे उन लोगों की समझ आने लगती है और इसके बाद उसे पता चलता है कि वो बार बार इस दुनिया में क्यों आ रहा है। उसे पता चलता है कि कबीले के लोगों के ऊपर एक टायरेंट नाम का हैवान मुसल्लत है जो जिसको चाहता है खा जाता है। कबीले के लोग उस हैवान से बहुत ज्यादा डरते हैं और उन्हें अपने आबाओ अजदाद की किताबों से पता चलता है कि
کہ کوई शख्स दूसरी दुनिया से आएगा जो जोल्टन नामी हैवान से उनको बचा लेगा, और इसीलिए वो अपने सेवियर को बार बार बुलाते थे। ये सुनने के बाद रामी समझ जाता है कि उसके साथ ये अजीबोगरीब चीजें क्यों हो रही थीं। वो लोग रामे को ज़ेटन के आदमियों का गांव दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि रामे इन सबको तबाह कर दे। रामन ये सुनकर उन्हें मना कर देता है और कहता है कि वो तो सिर्फ एक आम इंसान है। वो लोग रामे को उस कुएं के अंदर उल्टा लटका देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर वो उनकी मदद नहीं करेगा तो वो लोग उसे यहाँ से फेंक देंगे। रामे उन्हें उस हैवान से बचाने के लिए मान जाता है। रामे को एक बहुत ही अजीबोगरीब कमरे में भेज दिया जाता है। वो खाने से भरी हुई टेबल के सामने बैठा सोच रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो जैसे ही वहाँ पड़ा तरबूज पकड़ता है अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। रामी उसी दिन लाइब्रेरी में जाता है और दूसरी दुनिया के बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। और इसके बाद वो सेल्फ डिफेंस की कुछ किताबों को लेता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो दोबारा उस दुनिया में आता है तो कबीले के लोगों की तरफ से उसे एक तलवार दी जाती है। वो कबीले के एक बूढ़े आदमी के साथ चलता हुआ गांव की हदूद तक पहुंच जाता है। वो उनसे पूछता है कि उन्होंने कभी इस हदूद को पार क्यों नहीं किया, तो वो बूढ़ा शख्स उसे बताता है कि अगर उन्होंने कभी भी इस हदूद को पार किया तो उन पर बिजली गिर जाएगी। रामे पहले उस हदूद को पार करता है और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे लोग भी उस हदूद को पार कर लेते हैं। वो लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं और रहने के लिए एक नई जगह तलाश करने लगते हैं। तभी जंगल में उन्हें जोटन के 2 आदमी मिलते हैं। रामी उस तलवार से उन पर हमला करता है और उनका एक आदमी मार देता है। जोटन का दूसरा आदमी वहां से जाने से पहले रामे को धमकी देता है कि उसने अब एक जंग छेड़ दी है। उसके बाद रामे कबीले के लोगों से लड़ने लगता है कि उन्होंने उसकी मदद क्यों नहीं की। वो बूढ़ा आदमी रामे को कहता है कि ये सब कुछ उस पिशेन गोई के मुताबिक है। वो लोग उस मरे हुए आदमी को लेकर जाने लगते हैं तो रामे उनसे पूछता है कि ये लोग उसका क्या करेंगे। कबीले के लोग उसको बताते हैं कि वो लोग अब उसे खा जाएंगे। रामे उन्हें समझाने लगता है कि उन्हें इस तरह से उसे खाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद वो सब लोग उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं जंग वाकई ही शुरू हो गई है। रामे वापस अपनी दुनिया में आकर जंग के तरीकों के बारे में सीखने लगता है। वो उन किताबों से पढ़ने लगता है कि उसने जोटन की फौज को किस तरह शिकस्त देनी है। जब वो अपनी दुनिया में वापस आता है तो वो कबीले के लोगों से मुखातिब होता है, उन्हें उस लड़ाई के लिए तैयार करता है। वो कबीले वालों के पास बैठा होता है कि अचानक उसे अपने बेटे की आवाज आती है। वो वापस अपनी दुनिया में जाता है और अपने बेटे से बात करने लगता है। रामे जब टोकरी से निकलता है तो वो जंग के दरमियान होता है। वो अपने लोगों के पास भागता है और उनको हुक्म देता है कि वो लोग पहाड़ी के ऊपर चले जाएं। रामे उनको बताता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों पर किस तरह से हमला करना है। अगली सुबह रामे जोटेनियन के सामने खड़ा होता है और उन्हें नींद से जगाने लगता है। वो उन लोगों के करीब जाता है और उनके मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। और अब रामे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा होता है और सब जोटेनियन उसके पीछे होते हैं। ये सब कुछ रामे के प्लान का एक हिस्सा था। वो जोटेनियन को खुले मैदान में ले आता है और खुद किसी दरख्त के अंदर छुप जाता है। कबीले के लोग जोटेनियंस पर हमला कर देते हैं। दोनों फौजों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होती है। जोटेनियन को बहुत बुरी शिकस्त होती है और बचे कुचे लोग वहां से भाग जाते हैं। रामे उसी वक्त दरख्त के अंदर से बाहर निकलता है और अपनी फतह का जश्न अपने लोगों के साथ मनाता है। इसके बाद वो लोग किसी नई जगह पर चले जाते हैं और वहां पर रामे की सल्तनत बनाना शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरता जाता है और वहां पर एक नई सल्तनत बन जाती है। रामे ये चीज कभी नहीं सोच सकता था कि एक आम शख्स होने के बावजूद भी उसे इतनी अहमियत मिलेगी। वो जब अपने बादशाहत के कामों से थक जाता था तो वो वहाँ के लोगों के साथ वक्त गुजारता था। वो वहाँ पर एक खातून के लिए मोनालिसा स्टाइल की पेंटिंग बनाता है। उसे जब भी अपनी सल्तनत चलाने में कोई मसला होता था तो वो नई दुनिया में आकर उस मसले का हल तलाश करने लगता था। ये सब चलता रहता है और जब वो अपनी दुनिया में वापस आता है तो अब वो पहले जैसा नहीं रहता। वो अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है। अब वो बहुत ही लापरवाह सा इंसान हो गया था।
وہ اپنے اسٹوڈیو جا رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر وہ ایک گاڑی سے ٹکرانے لگتا ہے اور وہاں پر بھی وہ لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے اسٹوڈیو کے باہر کھڑے ہوئے لوگ جو اس سے حساب کتاب مانگنے آتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ وہ کچھ اور کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ ایک نئی نوکری کی تلاش کرنے لگتا ہے اور کسی انڈین ریسٹورینٹ کی مارکیٹنگ کرتا ہے۔ وہ اپنی نوکری سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ وہ جا رہا ہوتا ہے کہ تبھی وقت رک جاتا ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ دوسری دنیا میں جانے والا ہے۔ دوسری دنیا میں وہ اپنی ساتھی سے ملتا ہے اور اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ جب وہ یہاں پر موجود نہیں تھا تو وہاں پر کیا کیا ہوا۔ اب رامے چاہتا تھا کہ اس کے لوگ اس کے لیے ایک بہت ہی عالی شان محل بنائیں۔ وہ اپنے سلطنت کے لوگوں سے بات کرنے لگتا ہے، تبھی اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے لوگوں میں بغاوت شروع ہو گئی ہے کیونکہ ان لوگوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ ان باغیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ کام پر واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ رامے سے کہتے ہیں کہ وہ زوٹن کے غلام تھے تو وہ زیادہ اچھی حالت میں تھے، اب بغاوت بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ رامے اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس سلطنت کو چھوڑ دے گا اور اپنی دنیا میں واپس چلا جائے گا۔ رامے اپنے دوست سے ملتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے کہ وہ اس کو ایک اسٹوڈیو خرید دے تاکہ وہ وہاں پر کام کر سکے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور رامے کو اپنی ایک کلائنٹ پسند آ جاتی ہے اور دوبارہ وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس غفا میں پاتا ہے اور اس قبیلے کا بوڑھا آدمی اس سے کہتا ہے کہ اب اسے زولٹن کو مارنا پڑے گا۔ زولٹن رامی کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بھاگ دوڑ کے دوران رامے زولٹن پر حملہ کر دیتا ہے۔ زولٹن زخمی حالت میں اپنی غفا سے جب باہر آتا ہے تو قبیلے والوں کے سامنے گر کر مر جاتا ہے۔ رامے بہت ہی فخریہ انداز میں اس غفا سے باہر آتا ہے لیکن رامے اس پیشین گوئی کی آخری رسم کو نہیں جانتا تھا جس میں یہ تھا کہ زولٹن کو مارنے کے بعد اس کے لوگ اس کو کھا جائیں گے۔ یہ سنتے ہی رامے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ اس قبیلے کا بوڑھا شخص جس آلے سے رامے کو اس دنیا میں بلاتا تھا وہ اس کو جلا دیتا ہے۔ بہت دیر تک بھاگنے کے بعد رامے اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ اسی وقت کارا وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اس جلتے ہوئے آلے کو آگ میں سے نکال کر سمندر میں پھینک دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ہاسپٹل میں پاتا ہے لیکن وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی خوراک بننے سے بچ جاتا ہے۔ وہ ہاسپٹل سے نکل رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اس کی پوری فیملی وہاں پر موجود ہے۔ وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیلفین اور لوسیو کی طرف بڑھتا ہے جو پہلے ہی ایک دوسرے کو جان گئی ہوتی ہیں۔ لوسی اور رامے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی لوسی اس سے کہتی ہے کہ وہ رامے کو اس کی زندگی میں واپس چاہتی ہے۔ رامے اس کو بتاتا ہے کہ وہ کتنا دکھی تھا اس چیز سے لیکن اب وہ اس کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتا۔ وہ ایک ٹیکسی کو روکتا ہے اور اس کو وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ 42 دن بعد ریمی بارسلونا میں ایک بیچ پر جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنے بیوی اور بچوں سے ملتا ہے۔ وہیں دوسری دنیا میں اس قبیلے کے لوگ رامے کے اعزاز میں ایک بہت بڑا مجسمہ بناتے ہیں۔ مووی کے آخر میں رامے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر ایک ڈسکوری کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی پرانی مونا لیسا کی تصویر ملی ہے۔ رامے اس تصویر کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ وہی پینٹنگ تھی جو رامے نے وہاں قبیلے کی ایک عورت کے لیے بنائی تھی لیکن ماڈرن دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوانسی کی بنائی ہوئی پینٹنگ ہے جو غالباً اس نے تب بنائی ہوگی جب وہ 5 سال کا ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد رامے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاسٹ فارورڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔